अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज दो बड़े अहम तरीन इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पहला इशू जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में इलेक्शन 2024 के लिए हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली की नशिस्तें अगरचे 6 कम हुई हैं, कुछ सियासी हलकों के अंदर अभी भी तशवीश, तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात पाए जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर ये एक हौसला अफजा इस अंदाज में देखा जा रहा है कि एटलीस्ट इलेक्शन की तरफ जो पहला कदम है वो उठाया गया है। तारीख अनाउंस होने के बाद हल्का बंदियाँ भी ऐलान हो चुकी हैं और अब अगला मरहला इंतखाबी फहरिस्तों की इशात और फिर उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल होगा। अब कौन से ऐसे मराइल हैं जिनके नतीजे में ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, और हल्का बंदियों के हवाले से अगर अभी भी एतराज़ात हैं तो क्या मामलात, सवालात होंगे जो उठाए जा सकते हैं और किस फोरम के ऊपर, और फिर इंतखाबी फहरिस्तें जब शाया होंगी तो उसके ऊपर भी क्या एतराज़ात अगर हों तो उनका लीगल तरीक़ाकार क्या होगा उसको दूर करने का, और क्या अगर ये लिटिगेशन दोबारा शुरू हुई तो कहीं इलेक्शन ताख़ीर तो नहीं हो सकती। ये 3-4 बड़े अहम सवाल हैं जो बहुत से ज़हनों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। इनके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस वक्त भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनके पार्टी इंट्रा इलेक्शन के लिए जो है कि वो कागजात नामजदगी वसूल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन चेयरमैन PTI के लिए शायद मुश्किलात अभी भी कम नहीं हुई हैं। जहां उनको तोशाखाना केस में पहले ही सज़ा है, साइफर केस के हवाले से जो ट्रायल कोर्ट है उसने आज बड़े अहम अपनी एक जजमेंट के अंदर जो लिखा है कि वो 4 हफ्तों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक इस ट्रायल को मुकम्मल करेंगे। तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। और इसके साथ साथ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन PTI के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके अंदर रेफरेंस बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दायर कर दिया है। तो ये मामला जो हम ज़ेरे गौर लाएंगे। पहले हिस्से में हम इलेक्शन, हल्का बंदियाँ और इसके तमाम जो बाकी लवासमात में बातचीत करेंगे। और कंवर दिलशाह साहब जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं और इस वक्त भी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर मामले खुसूसी का उनके पास ओहदा भी है। तो कंवर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हौसला अफजा चीज़ ये है कि इलेक्शन की जो हल्का बंदियाँ हैं उनकी अनाउंसमेंट हुई है, 6 हल्के कम हुए हैं। अब इसमें कुछ जमातें अभी भी ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, KP के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात पाए जाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेज है, पहले भी तकरीबन 1300 से ज़्यादा शिकायत आई थी, उनका अजाला करने की कोशिश की गई और उसके बाद ये हतमी फहरिस्तें शाया की गई हैं। तो क्या अभी भी कोई इसके अगेंस्ट लिटिगेशन हो सकती है या ये हतमी ही चीज़ होगी? इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये, खालिद जमील साहब बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। उसमें यह है कि जहाँ तक ये फाटा की सीट की जो नशिस्तें कम हुई है, ये 26वीं और 25 दोनों अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। उस टाइम इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और मुतफ़क्का तौर पर यह फैसला हुआ था कि ये सीटें फाटा को जाएगी। वो सीटें जो फाटा की जो सीटें थी वो KP में जाएगी। तो तकसीम हो गई थी, 6 सीटें उनको मिल गई थी और 12 सीटें होती थी कौमी असम्बली की फाटा की, और 6 उनको दे दी और 6 खत्म कर दी गई। इस लिहाज से कौमी असम्बली की नशिस्तें हमारे पाकिस्तान की जो नशिस्तें हैं वो 266 रह गई। ये तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी। अब आइए हल्का बंदियों के हवाले से। हल्का बंदी में जो सखर या कराची या इस तरह से शिकारपुर या ठट्ठा में जो सीटें आगे पीछे हुई हैं, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आबादी की बुनियाद को देखते हुए, जहां आबादी कम हो गई वो दूसरे जिले में सीटें दे दी गई। ये जिस तरह से सीटों की एडजस्टमेंट है, ये आइन के आर्टिकल 51 के तहत ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हैं कि वो अपनी आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटों को एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन वो दूसरे सूबे में सीटें नहीं दे सकता। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है। इसके 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए। दोनों सिर्फ अपने सूबे के अंदर कोई एडजस्टमेंट हुई है। इसी तरह पंजाब में बहुत कम हुई है, लेकिन असूली तौर पर सिंध में ज्यादा हो गई। ठट्ठा, शिकारपुर, सखर और कराची को सीटें मिल गई हैं। तो ये तो हुई है उसी मरदमशुमारी की रोशनी में। जहाँ तक हल्का बंदियों को आपने फरमाया लिटिगेशन, बिल्कुल लिटिगेशन दो इन्होंने 1370 आई थी बाकायदा शिकायतें, वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी 1 महीने में। आप इसके फैसले के खिलाफ जो है ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन अपील हो सकती है। ठीक है। अपील जो है आर्टिकल 199 के तहत अपील करने का हर शहरी को हक हासिल है। इस पर एक बड़ा अहम फैसला भी आ चुका है। ये 2018 में जब इलेक्शन हो गए थे, तो जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो जून 2018 में हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन किया था,
2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर, तो वो भी मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज हो गई थी। चैलेंज में मतलब अपील की है, चैलेंज की। तो फिर उस वक्त के सरदार राजा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सजा की कि अगर ये चैलेंज ही होती गई तो हम 25 जुलाई को इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे। तो उस पर बड़ा अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जब हल्का बंदियों की गजट नोटिफिकेशन हो जाए तो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो लगा तमाम फैसले जो लाहौर हाई कोर्ट ने किए, पेशावर हाई कोर्ट, बस्ती हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, वो सब उन्होंने मुस्तरद कर दिए, कलम करार दे दिए। तो अब ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पास फैसला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपीलें होती हैं तो वो इंतखाबी शेड्यूल या इंतखाब की तारीख, इंतखाबी अमल के ऊपर कोई असरअंदाज मनफी एतबार से नहीं होगा। ये अहम अच्छा, फैसला और जस्टिस हाकिम साहब अच्छा कंवर साहब, दूसरा जो अहम मामला है इंतखाबी फहरिस्तों का, हल्का बंदियों के बाद स्टेज आती है। अब इसमें उम्मीद यही की जा रही है कि इस हफ्ते के दौरान 5 से 7 दिन के अंदर जो है इंतखाबी फहरिस्तें भी हतमी तौर के ऊपर शाया कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के ज़राए कह रहे हैं कि बाद ये काम शुरू हो चुका है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये इसकी तरसील का काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। इंतखाबी फहरिस्तें अगर जब शाया होंगी तो क्या उनके खिलाफ भी अपीलें या चैलेंज किया जाएगा, या उनकी बुनियाद के ऊपर भी कोई खदशा ऐसा तो नहीं है कि कोई ताख़ीर या कोई मामला हो? क्योंकि बहुत से लोग इसको भी एक जवाब बना के कहते हैं कि शायद इसमें भी कोई ना कोई लिटिगेशन करके डिले किया जा सकता है। नहीं, उसमें डिले करने की गुंजाइश नहीं है। वो इसलिए 12 करोड़ 70 लाख जो हैं, 12 करोड़ 70 लाख की जो वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन में पाकिस्तान ने आशात कर दी थी अभी चंद रोज पहले, और ये पिछले महीने। और इसके बाद ये नादरा ने जो उनका लेटेस्ट, नादरा की जो लेटेस्ट मशीनें हैं प्रिंटिंग की, उसके जरिए उनकी प्रिंटिंग हो चुकी है। अब वो तो अब इन्होंने जो ही रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट होगी तो ये रिटर्निंग ऑफिसरों को भिजवा देंगे। और अगर कोई कैंडिडेट अगर लेना चाहे अपने जिले की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तो वो ले सकता है। वो तो तमाम जो है उसका तो कोई मसला खत्म हो गया। इलेक्टोरल रोल तो बन चुके हैं, प्रिंट भी हो चुकी है, तो लिहाजा इस पर कोई नहीं। इलेक्शन के पाकिस्तान 2 अहम फैसले करने थे, वो कर दिए। हल्का बंदी भी कर दी, इंतखाबी फहरिस्त भी कर दी, रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट चंद रोज में हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये तमाम जो मामला जो हैं वो इलेक्शन कमीशन तरफ जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा, क्योंकि 54 दिन चाहिए। 8 फरवरी से 54 दिन पीछे आते हैं तो वो 14 या 15 दिसंबर ही बनती है। तो 54 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं सेक्शन 57 के तहत। अच्छा, अब ये जो इंतखाबी अमला अब फहरिस्तों के बाद जो है कि बाकी सारा प्रोसेस तो होगा, लेकिन जो रिटर्निंग अफसर या प्रिजाइडिंग अफसर हैं बड़े अहम किरदार होता है। आप खुद इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जब सियासी जमातें इतराज़ करती हैं नताइज के ऊपर, तो उसमें आपको याद होगा माजी में RO का इलेक्शन भी खा गया और बहुत सी और सियासी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो इंतखाबी अमला और RO की सिलेक्शन का मसला है, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर जो ज़िले इंतज़ामिया है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकती है? बाज़ का डिमांड आती है जुडिशरी से होने चाहिए। इस वक्त जो है कि गालबन ज़िले इंतज़ामिया से अफसरान लिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? जुडिशरी से लेने की बड़ी कोशिश की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, और 3 खत लिखे उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों को। तो उन सब ने कहा कि हम जुडिशरी ऑफिसर दे रहे से हमें उन्होंने मादरत कर ली कि हमारे बड़े पास केसेस हैं तो हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने की, चंद दिनों की बात होती है, 1 महीने का सारा मामला होता है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को तस्लीम नहीं किया, मंजूर नहीं किया, मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने जुडिशरी के बाद ये ब्यूरोक्रेसी से जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर दिए जा रहे हैं। और वो चूंकि चीफ इलेक्शन कमीशन हर ब्यूरोक्रेट को जानते हैं कि वो हर जगह कहीं चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, कहीं सेक्रेटरी रहे हैं, तो वो सबको जानते हैं। वो हर एक के साथ में छानबीन करने के बाद वो फैसला कर रहे हैं कि किसको रिटर्निंग ऑफिसर लगाना। उसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, उसकी बाकायदा पोलिटिकल झुकाव भी देखा जा रहा है, किधर है, किस ख्याल का आदमी है। मुख्तलिफ लोगों से पूछा भी जा रहा है ये शख्स कैसा है। तो इसके बाद इन्होंने बड़ी छानबीन करके इन्होंने लगाया, और साथ साथ ये भी इनको वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपके हल्के में कोई गड़बड़ हो गई तो आपका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। जो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे तो ज़ाहिर है उसका एक्शन जो है बड़ा अहम एक्शन होगा और आपका मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो जाएगा। वो भी, इनको भी खौफ है, डर है। 10 के रिपोर्ट के बाद वो ज्यादा मुहतात हो गए हैं।
तो नजर ये आ रहा है कि मुझे अपना जाती ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा, मैंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देखा है। पहले फेडरल सेक्रेटरी में हमारा एक ही सिस्टम होता था, वो इतना ज्यादा हमारे अपना इंटरेक्शन नहीं होता था। अब पंजाब के सैकड़ों जो ब्यूरोक्रेट हमारे सामने से गुजर रहे हैं, वो किसी का कहते हैं हमने अपना मुस्तकबिल देखना है, हमारा किसी शासन से क्या ताल्लुक है, वो नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो अभी हमने इस्लामाबाद में देखा, बाकी शहरों में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ईसीपी बार बार ख़त लिखता रहा वफाकी हुकूमत को आईजी और डिप्टी कमिश्नर के तबादले के हवाले से, लेकिन उनके अहकामात नहीं माने जा रहे। ऐसे हालात के अंदर रिटर्निंग अफसर्स की सिलेक्शन और इसके अंदर जो मामलात हैं, बहुत सी सियासी जमातें इसके ऊपर भी एतराज़ उठाती हैं कि जो हुकूमतें अफसरों के तबादलों के ऊपर अहकामात नहीं मान रही, तो वो इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर, इंतखाबी नताइज के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसमें और मज़ीद क्या सख्ती करनी चाहिए अपने अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से? हाँ, यहाँ मुझे हैरानगी हुई है कि यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन के हकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आपकी वसादत से हम यही कहेंगे कि जनाब उनको खुद ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्शन लेकर उनको OSD बना सकता है और इमीडिएट हुक्म जारी कर दे। और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आर्टिकल 220 के तहत आर्टिकल 220 इस्तेमाल करे और उसके तहत इनको OSD खुद भी बरारास्त भी कर सकता है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी को भी तलब कर सकता है। तो ये तो उनके पास इख्तियारात हैं, ये तो आपकी वसादत से हम उनको पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी इलेक्शन कमीशन रिसेंटली वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने सिक्योरिटी, क्योंकि अमन अमान और जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और मारूज़ी हालात हैं, उसमें एक बड़ा इशू ज़रूर रहा है। अभी आपको याद होगा पंजाब के इलेक्शन में भी ताख़ीर में यही एक अंसर था कि जिसमें कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। अभी इलेक्शन कमीशन ने सुना है कि वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है कि आप चारों सूबों को भी कि अपनी अवेलेबिलिटी बताएं सिक्योरिटी एहलकार्स की। तो जो इलेक्शन रूल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन की जिम्मेदारियां हैं कमीशन की, उसमें अवेलेबिलिटी पूछी जाती है या हुक्म दिया जाता है कि हमें इतने सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं और वो फराम किए जाएं? हुक्म दिया जाता है। आर्टिकल 220 के तहत पूछा नहीं जाता। आर्टिकल 220 के तहत हुक्म दिया जाता है कि हमें इतने एहलकार चाहिए और हमें हमारी तो माजी की रवायत ये रही, हमने जितने भी हमने इलेक्शन करवाए, हमने डायरेक्ट खत लिखा उसने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को, बल्कि वजारत दाखिला को नहीं लिखा। हमने अपने दौर में लिखा था खत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। तो उसके जरिए से हमारे सारे अपने आर्मी के एहलकार भी आते रहे और उनके जो अखराजात होते हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है उसका अखराजात देना वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। तो बजट से उनको बाकायदा उनको जितना भी होता है वो दिया जाता है। तो लेकिन बहरहाल ये तो हुक्म जारी होगा, अवेलेबिलिटी नहीं पूछी जाती। बाद सियासी हलकों में मतलब हमें आपको तो इसमें कोई शक नहीं है ना, या अदलिया को है कि इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है या कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए, लेकिन बाद सियासी हलकों में ये गुफ्तगू की जाती है कि शायद एक बार फिर कुछ पाकिस्तान के अमन व अमान को या सिक्योरिटी हालात को या सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी को जवाज़ बनाकर कहीं ताख़ीर की जा सकती है। आपको नज़र आता है कि ऐसी कोई चीज़ कहीं किसी सतह के ऊपर या कोई ऐसा इम्कान? इसके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एतमाद में लेना पड़ेगा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान। प्रेसिडेंट साहब तो एक मेहमान अदाकार हैं, उनसे तो शायद ना पूछें, लेकिन मसला यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इस पर फैसला करेंगे। इनके दोनों की मशावरत से आगे कदम उठाया जाएगा। ये दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों से मशावरत की जाएगी आर्टिकल सेक्शन 57 के तहत। आखिरी सवाल कंवर साहब आपसे पूछूंगा कि इंतखाबी मुहिम यकीनी तौर के ऊपर जब इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके बाद सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर आ जाएंगी। अभी सिर्फ वर्कर कन्वेंशन हमें जगह जगह नज़र आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल उस जमात को भी जिसको 9 मई के वाक़यात के नतीजे में इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है कि जब इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा उसके बाद सबको यकसा मौक़े और सबको यकसा जलसे जुलूस की इजाज़त होगी? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद रोज पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चारों सूबाई वज़राए आला, चारों सूबाई सेक्रेटरीज और इसी तरह चारों आईजी पुलिस को बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। अगर किसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजू करे।
चलो, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। और इस वक्त जो इसका ऐलान किया गया उसके नतीजे में सियासी सरगर्मियाँ और इंतखाबी सरगर्मियाँ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पैनल में इसी मौजू के साथ और फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ केसेस जुड़े हुए हैं उन मामलों को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हल्का बंदियों का ऐलान हो चुका और ताज़ा तरीन खबर यह है कि जो वोटर लिस्टें हैं उनकी भी इशात मुकम्मल हो चुकी है और 90% अजला में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी फहरिस्तें जो नादरा डेटाबेस की मदद से तैयार की गई वो पहुँचा दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि दो जो बुनियादी मराइल थे वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब इंतखाबी शेड्यूल जो दिसंबर के वस्त में गालिब इम्कान है कि 14 या 15 दिसंबर को अनाउंस होगा और उसके साथ साथ जो है कि फिर इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू होंगी। लेकिन ये इंतखाबी सरगर्मियाँ जहाँ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं वहीं पर चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर साइफर केस में आज जो हेयरिंग हुई थी उसमें बड़ा दिलचस्प एक पैराग्राफ आखिरी फैसले के अंदर है और उसके अंदर जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 4 हफ्तों में इसका ट्रायल मुकम्मल होना है, तो इसलिए कल से अडयाला जेल में इसकी समाअत शुरू होगी। तो इसका ये मतलब है कि 31 दिसंबर से पहले पहले साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल और जैसा दिखाई दे रहा है कि चेयरमैन PTI को तोशाखाना के बाद एक और केस के अंदर भी सज़ा दी जा सकती है। तोशाखाना की अपील अपनी जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, वहाँ से अगर रिलीफ मिलता भी है तो ये दूसरा केस और साथ ही तीसरा केस जो है कि वो 190 मिलियन पाउंड का केस जो है जो अलकादर ट्रस्ट केस से भी जाना जाता है, उसके अंदर भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है ताकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और फिर 9 मई के मुकदमात अपनी जगह पे कायम है जहाँ पे उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुलजिम नामजद किया गया है JIT की जानिब से। तो ये सारे मामलात हैं। इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली इजाज़ भुट्टर साहब जो PTI की लीगल टीम के सीनियर मेंबर हैं और इसके साथ साथ हाफिज़ एहसान खोकर साहब हमारे साथ होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं और उमर दराज गोंदल हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ जो ये तमाम सियासी सरगर्मियाँ इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है कि अब अपने अरूज की तरफ बढ़ना शुरू हो रही हैं, तो जो इस वक्त ऑन ग्राउंड हक़ाइक़ क्या हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। भुट्टर साहब आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। हल्का बंदियाँ और इंतखाबी फहरिस्तें ये बुनियादी काम है जिसके बाद एटलीस्ट वो जो खदशे तहफ़्फ़ुज़ात बाज़ हल्के करते थे कि जी पता नहीं कुछ लेट हो जाएगा या मसला हो जाएगा या लीगल पटिशन्स आ सकती हैं, वो मेरा ख्याल है कि आपके अब वो खदशात तो दूर हो जाने चाहिए या हो गए हैं कि इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। खुशाइन बात है, लेकिन इसके बावजूद आइनी और जमहूरी मुल्क में रहते हुए हम 3 मरतबा हमें रुजू करना पड़ा कि आइन की मंशा ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, नहीं करवाए जा रहे। और पंजाब में और KP में गैर आइनी हुकूमतें जो निगरान है वो चल रही हैं। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो आपके सामने 13 महीनों के बाद इलेक्शन होगा पंजाब और KP में, बाकी सूबों में जो है वो, और सेंटर में 6 महीनों के बाद इलेक्शन होगा। लेकिन आइन की पामाली और जो आपके सामने सारे मामलात हुए, तो जो जुम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो अच्छा होता। लेकिन खैर उन्होंने हल्का बंदियां आज फाइनल कर ली हैं और आपके सामने इलेक्शन की तारीख का और ऐलान भी हो चुका है, तयन भी हो चुका है। इसके बावजूद तमाम रियासती वसाइल आप भी सारे कवर करते हैं, सारे एक ही पार्टी को इलेक्शन से रोकने, इलेक्शन से हराने और इलेक्शन एक किस्म का पार्टी को ख़त्म करने पे लगाए जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है पुलिस भी मजाक है, बाकी चीज़ें भी मजाक है, और जो अदालतें हमारे हक में फैसला देती हैं वो नहीं माना जाता, वो नहीं उस पर अमल दरामद करवाया जाता। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि आज भी हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से मुतालबा किया, इमरान खान साहब ने लेटर भी लिखा कि जो हालात आपके सामने है, जो आइन पामाल हो रहा है, जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और जो एक ही पार्टी को खत्म करने पे सारी चीजें लगाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही, बल्कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, एक तरफ हल्का बंदियां भी फाइनल और शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन का,
तो बड़ी ही अजीब सूरत हाल है। हम ये कहते हैं कि हमें आप इतनी बड़ी कोई ग्राउंड ना दें, लेवल प्लेइंग ना दें, हमें थोड़ी सी ग्राउंड दे दें ताकि हम अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रख सकें, लेकिन नहीं दी जा रही। हम ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सी ग्राउंड दें ताकि हम उसका लेवल खुद कर लेंगे। हम ये कहते हैं कि जो हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं आपने, आप इस तरह करें, हमारे हाथ बांधे रखें, हमारे पांव खोल दें ताकि हम पांव के साथ ही इसको लेवल कर देंगे। अच्छा ये बताएं, बात यह है कि एक लीगल नुक्ता है, बात यह है कि जो है इस लेवल प्लेइंग के चक्कर में हमने इस मुल्क में वो तबाही की जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। सारी लाकानूनियत, सारे जो अगवा बंदे होते रहे, हमारे जो स्टेटमेंट्स आती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, उसके बाद सियासी अदम इस्तेकाम ये सारी लेवल प्लेइंग के चक्कर में हुआ, मुआशी अदम इस्तेकाम आपके सामने लेवल प्लेइंग के चक्कर में हुआ। हमें फिर ताना दिया जाता है कि 2018 में ये कुछ था, तो 2018 में आप बताएं खालिद साहब, क्या नून लीग के उम्मीदवार मैदान में नहीं थे, वो जलसे नहीं कर रहे थे? पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, जलसे नहीं कर रहे थे? या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप बता देंगे जिसको इस तरह रोका गया था? हालात आज वो ये कहते हैं कि जब इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस होगा 14 या 15 दिसंबर को, जब भी होगा, उसके बाद सबको आज़ादी होगी। उससे पहले जो है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर दफ़ा 144 है, अमन अमान के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो उस तनाजुर के अंदर शायद उनका ये ख्याल है कि जी कि 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा ना हो जाएं, इसलिए आपको इजाज़त दी जाती है। बड़ा ये एक इनका बहाना है। आप देखते हैं कि केपीके में हमारे जो कन्वेंशन अनाउंस होते हैं और हम हाई कोर्ट के हुक्म पे जाते हैं और उनसे इजाजत लेके हम उधर कन्वेंशन रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं एक ही शहर में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी कन्वेंशन और जलसे होते हैं, उनको इजाजत होती है और पीटीआई को किसी किस्म की इजाजत नहीं होती। इसी तरह केपी के हालात हैं, इसी तरह पंजाब और लाहौर के हालात हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत है। उमर, आपकी तरफ मैं आता हूँ, कुछ लीगल इशूज़ हैं, मज़ीद मैं भुट्टो साहब से बात करूँगा। ये बताएं कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान की सियासत का गढ़ है, मरकज़ है, इसको सिर्फ पंजाब का ही दिल नहीं है सियासी एतबार से, आप कह सकते हैं कि कौमी सियासत का भी दिल लाहौर को कहा जाता है, कि जहाँ लाहौर से जब तहरीकें शुरू होती हैं तो कहते हैं जी पूरे मुल्क पे उसका असर होता है। इस वक्त लाहौर का जो मिजाज या माहौल है वो अभी तक हमें सिवाय 21 अक्टूबर के उस जलसे के बाद नज़र नहीं आया। जो सबसे बड़ी जमात थी पंजाब की किसी ज़माने में, और लाहौर जिनका घर था, और इवन 2018 के इलेक्शन में भी टोटल गालबन 14 में से 9 नशिस्तें PMLN ने जीती थी, उसमें से 4 या 5 PTI लेकर गई थी। लाहौर के अंदर क्या माहौल है, मिजाज है, और क्या लाहौरी इंतज़ार कर रहे हैं कि इंतखाबी शेड्यूल आए, या वहाँ पे कोई मायूसी है या खौफ है? क्या सूरत हाल क्या है वहाँ पे? अच्छा खालिद साहब, जहाँ तक लाहौर की बात है तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरह भुट्टो साहब कह रहे थे कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कन्वेंशंस कर रहे हैं, आज भी 3 जगहों के ऊपर इनके कन्वेंशंस वहाँ पे हुए, मर्दान में हुआ, बनू में हुआ, बुनेर में हुआ, लेकिन ये पंजाब के अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहे। कोशिश की गई काहना में एक वर्कर्स कन्वेंशन करने की, नहीं हो पाया। फिर शादरा के अंदर करने की कोशिश लाहौर के अंदर की गई, नहीं हो पाया। यानी अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप रुकावटों के बावजूद कर रहे हैं या लोगों को निकाल पा रहे हैं, तो लोग निकलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कन्वेंशन हो जाता है, चाहे बाद में उसके ऊपर मुकदमा आपके ऊपर हो जाए। लाहौर में तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया या बाकी जगहों के ऊपर ठीक है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सब कुछ ग्राउंड के ऊपर है, ये सब वैसा ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर नहीं आ रही। हमाद अजहर ने एक ट्वीट जरूर किया था कि हम लाहौर में या पंजाब में जलसों का शेड्यूल देंगे, नहीं दिया। तहरीक इंसाफ तो जाहिर है ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर रही। अब तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 21 अक्टूबर वाला जलसा किया, उसके बाद वो अवामी किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स या रैली या जलसा नहीं कर रहे, बाकी चीजें वो जरूर कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कल मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर नवाज शरीफ साहब आए, वहां पे गले शले मिले, मिठाई शिठाई खाई बर्रियत के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने एक तवील इजलास किया सीनियर लीडरशिप के साथ, जिसमें तय ये पाया कि पार्लिमानी बोर्ड जो कल से सरगोदा डिवीजन से शुरू करेगा और कोई 15 तारीख के आसपास वो कंक्लूड कर लेगा पूरे डिवीजन्स को पंजाब के हवाले से। अब वो सब कुछ करेगा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब शॉर्ट लिस्ट होने वाले हर उम्मीदवार से मुलाकात करेंगे, खुद मिलेंगे। इसी तरह से आज हमें पता चला कि साहिवाल डिवीजन ने इस हवाले से जो वहां पे सीटें हैं 79 के करीब उम्मीदवार उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो हैं, बाकी भी सारी जो उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं कि इत्तेहाद करना है, आज भी 2 लोग जो हैं वो शामिल हुए, ओन डोगर साहब जो हैं, जावेद अख्तर अंसारी साहब जो हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जलसा रैली उस चीज में वो अभी नहीं जा रहे। अब उसमें एक बात एहसन इकबाल साहब ने इशारा दिया
उसमें उन्होंने ये कहा कि ये नवाज शरीफ के केसेस के फैसले के साथ जो है हम अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। 7 दिसंबर को उनकी अल-अज़ीज़िया वाली अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, तो 2-4 दिन लगेंगे या हो सकता है उसी दिन वो उसमें से भी बरी हो जाएं, तो उसके बाद नवाज शरीफ के केसेस क्लियर हो जाएंगे। शेड्यूल अनाउंस होगा तो उस वक्त उनकी भी सियासत नजर आ रही है। मुझे हाफिज एहसान खोकर साहब ने भी ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी कुछ लीगल इश्यूज की तरफ हम आएंगे। खोकर साहब, ये बुनियादी सवाल, एक बहुत से खदशात उठाए जा रहे थे, हमें तो यकीन था कि इलेक्शन होंगे और जो टाइम दिया उसी पर होंगे। अभी हल्का बंदियाँ हो गई, इंतखाबी फहरिस्तों का काम भी 90% जो है मुकम्मल, कह रहे हैं कि जी के फहरिस्तें सारी मुकम्मल हो चुकी हैं, 90% जो है वो ज़िलों में भेज दी गई हैं। क्या इनके खिलाफ जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं हल्का बंदियाँ नोटिफाई हो गई हैं और जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, इनके खिलाफ अपीलें या इनके खिलाफ लिटिगेशन हो सकती है और इसको जवाब बनाकर कोई ताख़ीर की जा सकती है, नहीं की जा सकती? कंवर दिलशाद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया था और कहा था कि नहीं, अपील ज़रूर की जा सकती है लेकिन इसमें कोई डिले नज़र नहीं आ रहा। खालिद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 2-3 चीज़ें वाज़ेह करूँगा ताकि फिर वो जो कन्फ्यूजन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दूर होगी। कन्फ्यूजन इसलिए स्टार्ट इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर हुई जब आपने 224 के नीचे जो 90 दिन का इलेक्शन प्रोसेस था उसकी इंटरप्रिटेशन पे हमने जाना शुरू किया, और जब उसकी इंटरप्रिटेशन पे हम गए और हम एक साइड को भूल गए कि जितनी देर तक डीलिमिटेशन वाला प्रोसेस जो है मुकम्मल नहीं होता, चूँकि 153 के नीचे CCI का एक फ़ैसला था, और उसकी बुनियादी वजह भी दूसरी जो कन्फ्यूजन की थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोएक्टिव ना होना और चीज़ों को लिथार्जी के अंदर रखना और अपनी क्लियर कट स्टैंड न लेना, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती गई। और साथ ही जो है बात ये चलती गई कि क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए या 90 दिन से बाहर हैं, और अल्टीमेटली ये मामला चलते चलाते जो है वो और कन्फ्यूजन की तरफ गया जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी एक स्टेज पे नहीं आ रहे थे, एक बुला रहा था, दूसरा जा नहीं रहा था, और दूसरा जो है वो अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर रहा था। फिर इसी तरह जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, और जब उन्होंने इंटरवीन किया तो पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिठाया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं और इस इशू को रिजॉल्व करें। और जब वहाँ पे 3 डेट्स दी गई और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रपोज डेट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी, और वो आपकी फरवरी की एक डेट थी। अब जब उसके अंदर मामला वहाँ पे गया, प्रेसिडेंट ने एक फ़ैसला किया कि हमने 8 फरवरी को उसके अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 नवंबर का ऑर्डर है वो बड़ा क्लियर है। उसके अंदर एक ये है कि 8 फरवरी को हुई इलेक्शन होंगे, दूसरा उसके अंदर ये है कि 8 फरवरी से जाने से पहले 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक ये है कि जो 30 तारीख को आपने पता है कि कल डीलिमिटेशंस की एक जनरल पब्लिक के लिए एक चीज़ आ गई है, और उसको मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर जब उसको नोटिफाई कर देंगे, और उसके बाद जो है ये नोटिफाई हो गया, नोटिफिकेशन नहीं, ये जो आपके पास ये नोटिफिकेशन आया ना जी, इसके बाद एक अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा इसकी फाइनल नोटिफिकेशन जो है, और उस फाइनल नोटिफिकेशन के बाद आपका एक इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आया है। अब जब वो इलेक्शन शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 54, 55, 56 दिन का दिया था, जो इलेक्शन एक्ट का 56, 57 और 58 के नीचे आना है, तो जब खालिद साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 फरवरी का फैसला है, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इलेक्शन को आगे लेके जाना ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ना उनका प्रेरोगेटिव है, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकता है इस चीज को, क्योंकि अब सारा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, और अगर आपने कुछ करना भी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का या बेंच का बड़ा वाज़ेह इसके अंदर मूड है, और वो आप देखें कि एक पिछले जो जजमेंट भी आई है जिसके अंदर एडिशनल नोट्स भी आए हैं इसी की कंटिन्यूटी के अंदर जस्टिस सतर मिनल्ला के, तो उस सूरत के अंदर मैं ये समझता हूं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, और ये जो चीज़ है मेरा ख्याल ये है कि 12, 13, 14 या 15 को इस मुल्क के अंदर इलेक्शन शेड्यूल जो है वो भी आ जाएगा। एक और जो लीगल पॉइंट है वो ये है इसकी शफाफियत का, आज़ादाना और फेयर इलेक्शन का एक नुक्ता होता है, और जो प्री पोल इंतजामात में बहुत से रिगिंग के हवालों से बहुत से लोग इसमें रेफरेंस देते हैं। ये आपसे भी खोकर साहब और फिर भुट्टर साहब भी, आपके लिए भी मैं सवाल छोड़ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम होगा, लेकिन उसके अहकामात को उस अंदाज में नहीं माना जा रहा, ये तस्लीम किया जा रहा केयर टेकर गवर्नमेंट में भी, ख़ास तौर के ऊपर इस्लामाबाद में अगर हम देखें
क्योंकि रिटर्निंग अफसर्स की अभी जो सिलेक्शन है वो अदलिया से नहीं होगी, वो इंतज़ामी अफसरान से, हुकूमती अफसरान से होगी। लेकिन हुकूमत जो है अफसरों के तबादलों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अहकामात को तस्लीम नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में IG साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब के तबादले बार बार ख़त लिखे गए, नहीं किया गया। तो ये सवाल जो है कि ये बड़ा अलार्मिंग है कि जो इलेक्शन की शफाफियत, जानबदारी, गैर जानबदारी के हवाले से उठाया जाता है, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को क्या अपना रोल अदा करना होगा? देखिए, 3 चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया। एक, आपने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ किया है। दूसरा, ROs की बात की है। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स हैं। एक चीज़ तो बड़ी खालिसा वाज़ेह है कि 2017 के एक्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन को अब पावर हैं, वो जो 1976 का हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था उसमें नहीं थी। अब इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पास भी हैं, उसके बाद आगे इनके पास कंटेम्प्ट की पास भी इनके अंदर मौजूद हैं, और ये हर वो काम कर सकते हैं जो इस मुल्क के अंदर जो आर्टिकल 219, 20 और 221 है कि इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। चूँकि अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो इतने अरबों रुपए लगाने का इस मुल्क का फ़ायदा कोई नहीं है कि जब सारा सिस्टम ही आपका डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, लोग उस पर रिलाई ना करें और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स या इंटरनेशनल लोग उसके ऊपर अपने आई ओपनिंग करें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन को जो है असर्ट करना चाहिए अपनी पावर को। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो इंपॉर्टेंट है वो आपने जिस तरफ इशारा किया, ROs वाला, हमेशा से जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो जुडिशरी से आते थे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आइंदा हम इन चीज़ों को, जो उनकी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसके अंदर कहीं फैसला हुआ कि हम रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं देंगे। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है ये मांगते हैं जुडिशरी से और जुडिशरी उसको बाद देती है। मैं ये समझता हूं कि बजाय डायरेक्टली अपॉइंट करने के रिटर्निंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, इन्हें पाकिस्तान की अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर मानने चाहिए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के मुतल्लिक हमारा आज भी इसके अंदर कौम का है कि जो जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं वो कंपैरेटिवली जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से बेहतर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस का और एक जिस तरह जॉब सिक्योरिटी है, या वो थोड़ा सा सिस्टम से हट के रह रहे होते हैं और इतना वो नहीं जाते जितना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स के लिए जाते हैं। और हमारे सामने जो है वो आपके एक डस्का वाली एग्जाम्पल्स भी मौजूद है। तीसरा जो चीज़ आपने जिस तरफ इशारा किया है वो है आपका ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और ये सारी चीज़ें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट जाती है या कंप्लेंट जाती है या कोई ऐसी चीज़ जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिएक्टरी होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। सिर्फ ये कह देना कि जी आप इसको चेंज करो और हमें बताएं और उसके बाद आप आंखें बंद कर लें, इससे क्या होगा कि इससे आपकी एक अथॉरिटी कम आएगी। दूसरा इसके यह है कि सिस्टम के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी जो असर्ट करने की क्वालिटी की वो कम आएगी। और तीसरा फिर समझा यह जाएगा कि सिर्फ आप लोगों की ऑप्टिक्स के लिए बात करते हैं, एक्चुअल उस चीज़ के अंदर है नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टार्ट अब हो जानी चाहिए जब आप इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें, और उस दिन तक जानी चाहिए जिस दिन आपका इलेक्शन डे है। और इलेक्शन डे के अंदर जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये आपका 40% अगर ज़्यादा काम पहले है तो 60% आपका उसका है कि उसके अंदर बेईमानी ना हो, फॉर्म ठीक जाए, सिस्टम ना बैठे, काउंटिंग उसके अंदर ठीक हो। ये वो सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊं खालिद साहब कि हमारा मुल्क जिस तरह इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर है, हमें वो तमाम स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जाएं, जिससे हमारा मुल्क जो है वो अगले क्यास की तरफ ना जाए। हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो भुट्टो साहब, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था खोकर साहब के लिए, वो क्वेश्चन, और उसके साथ एक चीज़ मैं और ऐड कर दूंगा कि जो उमर दराज गोंदल कह रहे थे कि PTI KP के अंदर तो बड़ी मुतहरिक है, वर्कर कन्वेंशन कर रही है, लेकिन पंजाब के अंदर अभी जो है उस अंदाज के अंदर इन्होंने काम शुरू नहीं किया, तो उस पर भी ज़रूर थोड़ी सी रोशनी डालेगी। आज ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं हम पाकिस्तान में सियासत, इलेक्शन, हल्का बंदियाँ और चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस की भरमार के हवाले से। भुट्टो साहब, ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि एक तो इलेक्शन कमीशन को असर्ट करना चाहिए, और खोकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पे अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उनके पास, वो हमें नहीं नज़र आ रहा। दूसरा मामला जो है कि आप पंजाब में नज़र नहीं आ रहे, KP के अंदर तो बहुत एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं, तो पंजाब के अंदर क्यों नहीं उतना नज़र आ रहे आप?
हमने जो आपका ईसीपी के हवाले से सवाल है, हमने बारहा मीटिंग्स की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ कि जो ज्यादतियां पीटीआई के साथ हो रही हैं वो आप उनका अजाला करें। आप सबके लिए आपको बराबर ग्राउंड देनी चाहिए। देखें जो अभी जो है हाफिज साहब भी ये कह रहे थे कि जो पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही हैं, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। देखें जो कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का कानून है वो चेयरमैन जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो इनकी खिलाफ वर्जियां, इनके हुक्म की खिलाफ वर्जियां बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली कर रहे हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो गरीब कौम है और अपने टैक्स के पैसों से इनकी मराहत और जो है तनख्वाहें पूरी करती हैं, ईसीपी की भी पूरी करती हैं ताकि इस मुल्क में बर वक्त इलेक्शन हो, शफाफ हो। तो सारी चीजें इनको ये भी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान की गरीब कौम ही इनको जो तनख्वाहें देती हैं वो इसी काम का देती हैं कि जो बर वक्त इलेक्शन हो, आइन के मुताबिक चीजें चलें और शफाफ हों। दूसरा आपका जो सवाल है केपीके के हवाले से कि हमारे कन्वेंशन उधर हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में थोड़ा बस ज्यादा सख्त किया हुआ है इन्होंने हालात। हम तो चाहते हैं कि पंजाब में भी सारे कन्वेंशन शुरू हों, लेकिन हालात ये हैं कि जो भी कोई एप्लीकेंट होता है कन्वेंशन की एप्लीकेशन देता है उसको पूरी पूरी फैमिली के समेत उठा लिया जाता है। एक काना में अभी गोंदा साहब हवाला दे रहे थे कि उसकी पूरी फैमिली को उठाया गया, उसके घर को तोड़ा गया, बल्कि आइडेंटिफिकेशन परेड में 15 दिन जेल में रह के आए हैं जो हमारे एप्लीकेंट थे वकील साहब। उसके बाद आप देखते हैं कि हम तो हर सीट पे इमरान खान साहब की हदायत पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, पाकिस्तान की हर सीट पे हम कंटेस्ट करेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे कि पीटीआई ग्राउंड में नहीं होगी। जिस तरह केपीके के लोगों ने ग्राउंड छीनी है, इसी तरह पंजाब के लोग भी ग्राउंड छीनेंगे, इसी तरह सिंध के लोग भी छीनेंगे, इसी तरह वो भुट्टर साहब, अकबर एस बाबर साहब भी आ गए हैं कहने मैं भी उम्मीदवार हूं, मैं नजरियाती कारकुन हूं, बानी कारकुन हूं, तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा सदर का। तो ये आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन लगता है कि 3-4 जहां और केसेस हैं इसको भी शायद जो है कि मुतनाज़ा बनाया जा रहा है या वाकई वो जनरली इलेक्शन लड़ने आए हैं? देखें अकबर एस बाबर साहब को हमारी पार्टी का किसी टाइम पे हिस्सा जरूर थे, लेकिन बाद में इनकी जो रुकनीयत है वो मुअत्तल हो चुकी है। पता नहीं इनको उधर से अगर वो अभी पता चला है कि G8 में गए हुए थे, तो हमारा तो पार्टी का इनका ताल्लुक ही नहीं है, तो वो पता नहीं क्यों आ गए हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना पार्टी के साथ है, ना ही इनके कोई मामला पार्टी के साथ, किसी के साथ भी ये राब्ते में। साइफर केस में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि आज ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने जो ट्रायल अडयाला जेल में करने का हुक्मनामा तहरीर किया, उसके आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि इसको 4 हफ्तों में मुकम्मल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। देखिए जो हुक्म था सिंगल बेंच का, उसमें उन्होंने जरूर ये लिखा था कि 4 हफ्तों में ये खत्म होना चाहिए, लेकिन मीनवाइल जो डबल बेंच का डीबी का फैसला था वो भी उन पे तो अमल ये कर नहीं रहे। उस पे ये था कि आपने जो ट्रायल है उसको ओपन रखना है और ताकि ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए। लेकिन इधर सूरत हाल ये है कि आज जज साहब जो है वो बजाय प्रोसीडिंग चलाने के, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को उधर पेश करवाने के, सारा दिन वेट करते रहे कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आया और जो है वो कल की उन्होंने डेट डाल दी। इतनी जल्दी रिजल्ट हमें समझ नहीं आती। ये जो साइफर ट्रायल चलाया गया था उसी तरह का ये ट्रायल और फैसला देना चाहते हैं। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है जिसमें 4 हफ्तों का हुक्म दिया गया था, उसको आप अपील करेंगे, चैलेंज करेंगे उसको डीबी में या हायर लेवल के ऊपर? अदरवाइज तो ये मेरे ख्याल में हमने चैलेंज किया हुआ है। अच्छा। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो उसी दौरान जो डबल बेंच का जो डीबी का फैसला था, ये तो सिंगल बेंच का फैसला ना, डबल बेंच का ये फैसला था कि आप बिल्कुल जो जेल में ट्रायल कर रहे हैं वो इंसानी हकूक के खिलाफ है, वो फेयर ट्रायल के खिलाफ है। आपको चाहिए कि जनरल पब्लिक को एक्सेस दें, आपको चाहिए कि मीडिया को एक्सेस दें, आपको चाहिए कि पूरी लीगल टीम को एक्सेस दें। कोई भी अगर चाहे ट्रायल को अटेंड करना चाहे तो वो जा सके, लेकिन हालात इधर बरक्स नजर आ रहे हैं। और ये बिल्कुल अगर इन्होंने कल से फिर कोशिश की उसी तरह का ट्रायल करने की, तो हम बिल्कुल वो जो नोटिफिकेशन आज निकाला गया उसको चैलेंज करेंगे। खोकर साहब आपकी तरफ में आता हूँ, फिर आखिर में उमर दराज में आपकी तरफ आऊँगा कि पंजाब का माहौल क्या देख रहे हैं आप इलेक्शन के हवाले से, या आवाम का मूड क्या होगा या क्या एक्सपेक्टेड है जब शेड्यूल अनाउंस होगा, तो ये आपकी तरफ में आऊँगा। लेकिन खोकर साहब एक जो लीगल पॉइंट है, भुट्टर साहब भी कह रहे हैं ख़ास तौर पर साइफर केस के हवाले से कि ये बिल्कुल फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी थी लेकिन उसके अंदर लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए थे, फिर उसको बैक टू ज़ीरो किया गया और अब फिर दोबारा शुरू किया गया। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि लीगल प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं जेल ट्रायल के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये जो सिंगल बेंच और डीबी का डिसीजन जिसके अंदर ये 4 हफ्तों का तयन किया गया जी कि 4 हफ्तों के अंदर कंप्लीट होना चाहिए,
तो ये 4 हफ्तों का वैलिड है या आप समझते हैं कि नहीं, इसके अंदर कोई जल्दबाजी की कोशिश की जा रही है, ड्यू लीगल प्रोसेस जो है कि वो कंप्लीट नहीं हो रहा? इसमें खालिद साहब दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आपने सिंगल बेंच का हवाला दिया और सिंगल बेंच के अंदर जो चीज़ थी, जो ऑब्जर्वेशन थी या जिसके अंदर उन्होंने कमांड जो है वो ट्रायल कोर्ट को की कि 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल करें, वो आज भी लीगली वो जजमेंट मौजूद है और वो जजमेंट जो है ना डीबी के अंदर उसको सेट असाइड किया है टू दिस पॉइंट। और उसके बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस डायरेक्शन को जो 4 हफ्तों वाली है उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं किया, बल्कि अभी सिर्फ पहली जो है वो उसके ऊपर एक नोटिस हुआ है और वो नोटिस हुआ है आपकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर। और उसके बाद मेरा ख्याल है ये क्वाशमेंट के अंदर जाएंगे। लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर मैं ये समझता हूँ कि साइफर केस जो है जिस तरह हैंडल करना चाहिए था उस तरह ये चल नहीं रहा। उसके नंबर 1 ये है कि आपने ये देखा होगा कि इसके अंदर 2 सेक्शंस जो हैं वो लगाए गए, एक सेक्शन 5 है, एक सेक्शन 9 है और एक सेक्शन 34 है पाकिस्तान पीनल कोड का। अब उसके अंदर ये है कि जब आपने साइमल्टेनियसली आपने बेल भी अप्लाई कर दी, आपने क्वाशमेंट के अंदर भी चले गए और फिर वहाँ पे जाके आपने एडमिशन किया और एडमिशन करके आप उसके अंदर इम्यूनिटी मांग रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जब आप इम्यूनिटी मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बर्डन ट्रायल वाला था, प्रोसिक्यूशन का था, आपने उसको अपने ऊपर शिफ्ट किया है। और जब आप अपने ऊपर क्रिमिनल मैटर्स के अंदर अपने ऊपर बर्डन शिफ्ट करते हैं तो फिर लॉ के इंटेंट पे जाते हैं। अब लॉ की इस केस के अंदर इंटेंट ये है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है जिसको आपका अख्तियार नहीं है आप उसको डीक्लासीफाई नहीं कर सकते। और जब आपने उसको डीक्लासीफाई करके मान लिया कि मैंने इसको कर लिया है तो वही एरिया है जो आपको जो सिंगल बेंच की जजमेंट के अंदर भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है और यही ऊपर है। दूसरा चीज़ ये है कि जेल ट्रायल के अंदर जो बात की गई है वो भी ये है कि वो जो जजमेंट आई थी डिवीजन बेंच की वो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। विन विन सिचुएशन पीटीआई की हद तक ये थी कि उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग जो है जो आज तक हुई है 29 अगस्त से आगे उसको बैक टू स्क्वायर कर दिया जाए। और प्रोसिक्यूशन के लिए विन विन सिचुएशन ये थी कि उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि जज साहब का जो जून का नोटिफिकेशन था वो गलत था, यानी कि उसके ऊपर सारा प्रोसेस जो है वो सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग और नोटिफिकेशन को उन्होंने कहा कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और दूसरा उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि जेल ट्रायल जो है वो हो सकता है और आपने वो पैरामीटर्स आपने फिल करने हैं। अब जो आज भी ऑर्डर आया है वो ये आया कि हम वो पैरामीटर्स जो हैं वो फिलअप करते हैं और फिलअप ये है कि आप वहाँ पे लोगों को एक्सेस दे दें, आप वहाँ के ऊपर मीडिया को जाने दें और आप वहाँ पे जो एक्यूज के जो जिनकी वो लिस्ट है उनको आप जाने दें। अगर हाई कोर्ट की इस कंप्लायंस के अंदर ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है तो दोबारा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मिनिमम चांसेस इस चीज़ के अंदर होगा कि इस सारी प्रोसीडिंग को ऑन द स्कोर ऑफ सिक्योरिटी और हाई कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन। एक है जेल ट्रायल और एक है ओपन ट्रायल। अब ओपन ट्रायल में ये सारे फैक्टर्स हों, वकला भी हों, फैमिली भी हो, मीडिया भी हो या जनरल पब्लिक सिलेक्टेड हो, लेकिन अगर मीडिया के हाथ में पेन कागज़ नहीं है या वकला के हाथ में पेन कागज़ पेंसिल अलाउ नहीं है उस सारे माहौल के अंदर, तो उसमें कितना फेयर हम इसको ट्रायल कह सकेंगे कि आपके जो वकला हैं वो पॉइंट्स नहीं ले सकते, मीडिया पर्सन अगर पॉइंट नहीं ले सकते बाहर आके मिस रिपोर्टिंग कर जाते हैं। तो इस नुक्ते पे बताइए गया कि ये एक लीगल नुक्ता उठाया गया कि ये ओपन ट्रायल नहीं हो सकता जब तक कि आप उनको फ्रीली वहाँ पे काम करने की इजाज़त ना हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी जोन होता है ना जेल भी। अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं कि जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल और जेल के अंदर जो रेगुलर ट्रायल है तीनों में फ़र्क है। इन कैमरा के अंदर आपकी बिल्कुल एक्सेस ही कोई नहीं होती और उसके अंदर बड़े लिमिटेड सा जो वो आप 1 10 12 14 या 6 7 बंदे जितने भी होते हैं। दूसरा जेल ट्रायल वो है कि जो आपके रेगुलर ट्रायल आज भी जेल ट्रायल्स के अंदर हो रहे हैं जिसके अंदर आपके हाई फाई प्रोफाइल के केसेस हैं और या आप उनको वीडियो लिंक से ले लेते हैं या जज साहब जाके वहाँ पे ट्रायल करते हैं। और वहाँ के ऊपर भी जो 2-3 एरिया जिस पे आपने इशारा किया कि आप पब्लिक एक्सेस नहीं हो सकती और उसके बाद आपका मीडिया नहीं आ सकता, इसके अंदर एक चीज़ जो यूनिक आई है वो ये आई है कि जज साहब ने कहा है कि ट्रायल किसी भी जगह हो सकता है और वो जेल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन उस ट्रायल के अंदर आपको ये पैरामीटर्स जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। वो जो ओपन ट्रायल का है कि जी आपकी एक्सेस, अगर वो चीजें हाई कोर्ट की लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फाइल नहीं की जाती तो फिर ये है कि क्वेश्चन मार्क आएगा और दोबारा उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस जो है वो आएंगी। लेकिन उससे पहले ये है कि आप अगर उसको चैलेंज करें जो आज नोटिफिकेशन आया है तो वो एक प्रीएम्प्टिव होगा और प्रीएम्प्टिव के अंदर अगर हाई कोर्ट ऑलरेडी आपके 2 जज जो हैं ये कह सकें कि जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इनके लिए बड़ा, और ये कल की हियरिंग के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि मीडिया किस हद तक अलाउ और क्या चीजें लेके जा सकते हैं। उमर गोंदल आपकी तरफ आऊंगा, 2-2.5 मिनट हमारे पास हैं। पब्लिक का मूड
अब आने वाले दिनों के अंदर आप क्या देख रहे हैं? हमें मुख्तलिफ फीचर्स नज़र आए हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉक शो करने की कोशिश की गई है, सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जज्बात नज़र आ रहे हैं, एक झलक नज़र आ रही है। आगे पूरा जो मंजर है वो क्या हो सकता है? देखिए, लोग एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चाहते हैं और जाहिर है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वो एक पूरा पॉलिटिकल फेस्टिवल होता है जिसमें जलसे हैं, जिसमें रैलियां हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, बहुत एक्टिविटी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ सिर्फ लाहौर में देख लें या बाकी जगहों के ऊपर देख लें, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर मुस्लिम लीग नून के दावों को मान लिया जाए कि वो लाहौर के अंदर भी जीतेंगे, वो पंजाब के अंदर भी जीतेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर भी जीतेंगे, तो लाहौर शहर तो जाहिर है कि एक बड़ा शहर है और यहाँ पे 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 30 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, तो मजमूई तौर पे 44 सीटों के ऊपर यहाँ पे मुकाबला लाहौर शहर के अंदर सिर्फ होना है। यानी आप यूं समझिए कि बलूचिस्तान के सूबे की सिर्फ 2 सीटें लाहौर से ज्यादा है, पूरा सूबा और एक पूरा शहर जो है। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ भी मोहतात है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, देखो और इंतजार करो की पॉलिसी के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून भी ग्राउंड के ऊपर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी गो के जरदारी साहब आज पहुंचे जरूर हैं, अगले 2-3 दिन वो लाहौर में स्टे करेंगे, लेकिन लाहौर के अंदर पहले उन्होंने कहा कि हम यौम तासीस का जलसा जो उन्होंने वहां पे किया है क्वेटा के अंदर, पहले उनका ख्याल था कि हम लाहौर में करेंगे, उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। तो पब्लिक तो बहरहाल उसमें जाना चाहती है। देखिए, एक बहरान से तो हम गुजर रहे हैं जो सियासी बहरान है, और वो सियासी बहरान जाहिर है कि इलेक्शन से ही हल होता है। दुनिया में, महजब दुनिया में तो उसका यही हल है। बिल्कुल, जमहूरियत की असास ही इलेक्शन और अवाम की शिरकत है। अवाम को माहौल फराम करना चाहिए, बातों को भी यकसा माहौल फराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल आपका, अली जाज बुटर साहब आपका और हाफिज एहसान खोखर साहब आपका। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।